नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बुरा हाल है अरविंद केजरीवाल के कुनबे का। अरविंद केजरीवाल की स्थिति तो यह है कि वो अपने लिए रोए, अपनी कुर्सी के लिए रोए, अपने शीश महल के लिए रोए, राजकुमार आनंद जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जो मंत्री हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली में, उनके लिए रोए, या फिर विजय नायर के लिए रोए, सिसोदिया के लिए रोए, किस किस के लिए रोए। और अब उनको एक और विधायक के लिए भी रोना पड़ेगा। वो विधायक बहुत जल्द तिहाड़ जेल में ही उनके साथ दूसरी बैरक में उसका बसेरा बनने जा रहा है। और वो कौन है? ओखला से आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान को लेकर ईडी की टीम बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हुई थी और वहां पर गुहार लगाई गई है ईडी की तरफ से कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाएं, एनबीडब्ल्यू जारी किया जाए। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया अदालत में कि उन्हें कुछ दस्तावेज अदालत में जमा करवाने हैं और यह भी कहा गया कि बार बार सम्मन भेजने के बावजूद अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है। ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो घोटाला उसने किया है, उस मामले में ईडी की टीम उससे पूछताछ नहीं कर पा रही है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। यथा राजा तथा प्रजा, ये जो कहावत है, ये अरविंद केजरीवाल और उनके कुनबे पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जो राजा है दिल्ली के, जो दिल्ली के मालिक हुआ करते थे, दिल्ली विधानसभा के अंदर खड़े होकर बड़े जोर शोर से कहते थे कि हम तो दिल्ली के मालिक हैं। वो दिल्ली के मालिक जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में आराम फरमा रहे हैं, बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। कभी राउज एवेन्यू कोर्ट, कभी दिल्ली हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट। राहत की उम्मीद लेकर बैठे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई सुप्रीम राहत उनको मिल जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिन पहले उन्हें जोर का झटका दिया था। अपनी गिरफ्तारी को वो अवैध बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जिस तरह से कड़े शब्दों में अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है, उससे अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वो दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बुधवार को उनके वकील की तरफ से इस केस को मेंशन किया गया सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने और ये गुहार लगाई गई कि अर्जेंटली इस मामले को सुना जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका दे दिया। ये कहा उनके वकील से कि इस मामले पर वो ईमेल कर दें, देखा जाएगा, लिस्टिंग करते हैं इस मामले की। अब कहा जा रहा है कि शायद सोमवार या मंगलवार को अगर ये मामला सूचीबद्ध होता है तो इस पर सुनवाई होगी। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो तो सिटिंग सीएम है भाई, तिहाड़ जेल में बैठे हैं तो क्या हुआ। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने 62 सीटें देकर उनको दिल्ली का राजा बनाया है, इसलिए उनकी बात तो सुननी चाहिए। उनका हर मामला अर्जेंटली सुनना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब जो झटके लगे हैं उससे समझ में आ गया है कि इस वक्त वो तिहाड़ जेल में सिर्फ एक कैदी हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनके वकील गए थे ना राउज एवेन्यू कोर्ट ये गुहार लेकर कि 5 बार उन्हें हफ्ते में अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग करने दी जाए। लेकिन क्या कहा ईडी ने? ईडी ने सीधे सीधे कहा कि तिहाड़ जेल का अपना मैनुअल है, अपने नियम कायदे हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही सीएम हो, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर वो सिर्फ एक कैदी हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल छटपटाकर इस वक्त तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। हालांकि तिहाड़ जेल की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके हिसाब से अरविंद केजरीवाल का वेट अब बढ़ गया है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, डायबिटीज भी उनकी बिल्कुल कंट्रोल में है, घर का खाना उन्हें खाने के लिए मिल रहा है, पानी भी वो तिहाड़ का नहीं पी रहे हैं, तो बिल्कुल फिट है इस वक्त। जब वो आए थे तो 65 किलो उनका वेट था, अब उनका वेट 66 किलो हो गया है। ये आंकड़े तिहाड़ जेल की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन मंगलवार को जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लग रहा था, उस वक्त अमानतुल्लाह खान को भी मजिस्ट्रेट कोर्ट से झटका लगा था, क्योंकि ईडी की टीम बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे अरविंद केजरीवाल ने जब 8-8 सम्मन पर जवाब नहीं दिया था, तो ईडी की टीम एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में उनके खिलाफ शिकायत लेकर गई थी और कहा था कि ईडी के कानून के तहत 174 सेक्शन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तब अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया था मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से। तो बिल्कुल इसी अंदाज में
6 सम्मन का जवाब नहीं दिया है अमानतुल्लाह खान ने। इसके बाद 6 अप्रैल को ईडी की टीम मजिस्ट्रेट कोर्ट में गई थी अमानतुल्लाह खान की शिकायत लेकर, और 9 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी करके 20 अप्रैल को उनके सामने हाजिर होने के लिए कहा है। तो एक तरफ गुरु को झटका लगा दिल्ली हाई कोर्ट से और दूसरी तरफ चेले को मजिस्ट्रेट कोर्ट से झटका लगा। अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को है जब अमानतुल्लाह खान को पेश होना है, लेकिन उससे पहले ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची एनबीडब्ल्यू को लेकर। तो समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ है कि अब एकदम से ईडी की टीम चाहती है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। क्या ऐसा है कि ईडी को डर लग रहा है कि अमानतुल्लाह खान कहीं देश छोड़कर भाग ना जाए? क्योंकि आपको बता दूं कि अमानतुल्लाह खान का ये जो मामला है ये 2018 से लेकर 2022 के बीच में, जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था, उस वक्त की धांधली का है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उसने पैसा लेकर गैर कानूनी तरीके से वक्फ बोर्ड में लोगों को नौकरियां दी। 32 ऐसे लोग हैं जिनकी भर्ती की गई और उनसे पैसा लिया गया, और उस पैसे से अमानतुल्लाह खान ने बेनामी संपत्तियां बनाई, अपने 3 चेलों के नाम पर संपत्ति खरीदी। यही नहीं, अमानतुल्लाह खान पर यह भी आरोप है कि उसने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अवैध तरीके से पट्टे पर भी दिया और उसकी एवज में भी लाखों वसूले, और उस पैसे से भी उसने संपत्तियां बनाई। तो इस मामले में उसके खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था और एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी उसे 2022 में इसी मामले में गिरफ्तार किया था। तो ईडी की जांच का आधार सीबीआई की एफआईआर के साथ साथ दिल्ली पुलिस में दर्ज 3 एफआईआर है, और उसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, और पिछले साल नवंबर महीने में उसके ठिकानों पर छापे भी मारे गए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी में बड़ी हाय तौबा मच गई थी। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके विधायकों को, उनके नेताओं को मोदी सरकार बिना वजह ईडी के जरिए परेशान कर रही है। अमानतुल्लाह खान को 23 जनवरी को पेश होने के लिए सम्मन भेजा गया था, फिर 31 जनवरी को, 9 फरवरी को, 19 फरवरी को, 26 फरवरी को और 4 मार्च को, ये 6 सम्मन उसे ईडी ने भेजे थे कि वो पूछताछ के लिए हाजिर हो, लेकिन उसने हर एक सम्मन को नजरअंदाज किया। इसीलिए ईडी की टीम ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत उसे सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। इसलिए इस मामले में जांच पड़ताल को आगे नहीं बढ़ाया जा पा रहा है, क्योंकि वो पेश ही नहीं हो रहा है। अब शायद इसीलिए एनबीडब्ल्यू जारी करने के लिए ईडी पहुंची हुई थी बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट। और यहां पर यह भी देखना जरूरी है कि अमानतुल्लाह खान ईडी से बचने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में गया था अग्रिम जमानत की याचिका लेकर, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से उसे झटका लगा था, अग्रिम जमानत उसको नहीं मिल पाई थी, और फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट गया था अग्रिम जमानत के लिए, और उस वक्त उसे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करने के साथ अच्छी खासी नसीहत दी थी। अमानतुल्लाह खान की तरफ से कहा गया था कि वो एक जनप्रतिनिधि है और ईडी की टीम उसे बार बार सम्मन भेजकर परेशान कर रही है, उसकी इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अमानतुल्लाह खान की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो ईडी के सम्मन की तामील करें, ईडी के सम्मन पर हाजिर हों। जनप्रतिनिधि पर भी कानून एक समान लागू होता है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर वो एमएलए है, किसी पार्टी के नेता हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून से ऊपर हो गए, वो भी एक आम आदमी है, जनप्रतिनिधि भी आम आदमी है, कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। और अमानतुल्लाह खान को तो ईडी के सम्मन की तामील करनी चाहिए, क्योंकि जिस इलाके के लोगों ने उन्हें चुना है, वहां के लोग भी तो जानना चाहेंगे कि जो आरोप उन पर ईडी लगा रही है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। और ईडी को पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत किसी को भी पूछताछ के लिए सम्मन जारी करने का अधिकार है। देश के किसी भी शख्स को ईडी सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है, और उस शख्स को ईडी के इस सम्मन का पालन करना होगा। तो यहां पर भी
जोर का झटका लगा था अमानतुल्लाह खान को। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि अमानतुल्लाह खान को उसी दिन शाम को ईडी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पता नहीं ईडी ने इतनी रियायत क्यों बरती अमानतुल्लाह खान के मामले में कि नौबत अब यहां तक पहुंच गई है कि एनबीडब्ल्यू के लिए आनन फानन में ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट गई है। और ये बिल्कुल मामला अरविंद केजरीवाल जैसा ही है। शायद अमानतुल्लाह खान को लग रहा था कि जैसे उनके गुरु को भी 9 सम्मन भेजे गए और 10वें सम्मन पर ही गिरफ्तारी हुई, तो शायद वो भी चाह रहा था कि उसके साथ ऐसा ही हो, इसीलिए वो 6 सम्मन्स को नजरअंदाज कर चुका था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि अमानतुल्लाह खान क्या करता है, अब वो कैसे खुद को बचाता है, क्योंकि एक मामले में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नोटिस भेजा है उस मामले में उसे 20 अप्रैल को पेश होना ही है कोर्ट के सामने, और दूसरा ये जो एनबीडब्ल्यू वाला मामला है इसमें 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो क्या ईडी की टीम तब तक इंतजार करेगी या फिर अब ये मानकर चला जाए कि ईडी की टीम किसी भी वक्त अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर सकती है? वैसे तो जब अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का ये लाडला कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। और फिर याद कीजिए अभी पिछले हफ्ते जब आतिशी सिंह ने यह दावा किया था कि वो ईडी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा करेंगी, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी सिंह ने यह कहा था कि उनके 4 बड़े नेता हैं जो ईडी की रडार पर हैं, जिन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी सिंह ने नाम गिनवाए थे, सौरभ भारद्वाज का अपना नाम लिया था, राघव चड्ढा का नाम लिया था, दुर्गेश पाठक का नाम लिया था। उनका कहना था कि अब ईडी की टीम इन्हें गिरफ्तार करेगी, क्योंकि वैसे भी आतिशी सिंह को डर सता रहा था क्योंकि उनका नाम तो ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल ने ही ले लिया था। साफ साफ कह दिया था कि वो जो विजय नायर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम कर रहा था साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो उस विजय नायर के बारे में अरविंद केजरीवाल ने ईडी से ये कहा था कि वो तो रिपोर्ट करता था सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह को। उससे अरविंद केजरीवाल ने ये बताने की कोशिश की थी कि उनका कोई लेना देना नहीं है। तब ईडी ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया था कि अरविंद केजरीवाल खुद को संत साबित करने में लगे हुए हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बाकी सबका शराब घोटाले में कोई ना कोई लेना देना है, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 लोगों के नाम तो लिए थे आतिशी सिंह ने, लेकिन अमानतुल्लाह खान का नाम नहीं लिया था। या तो आतिशी सिंह हो सकता है शराब घोटाले के आरोपियों की बात कर रही हो, या फिर उन्होंने अमानतुल्लाह खान को जानबूझकर छोड़ दिया, या वो भूल गई। लेकिन अब ईडी ने अमानतुल्लाह खान के इर्द गिर्द शिकंजा कस दिया है। एनबीडब्ल्यू 18 अप्रैल को जारी होगा या उससे पहले भी जारी हो सकता है, ये देखने वाली बात है। और अब ईडी क्या ये माना जाए कि अमानतुल्लाह खान को तलाश रही है? हो सकता है अमानतुल्लाह खान ईडी की रडार पर इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहा हो और ईडी को डर है कि शायद वो भाग गया है, विदेश भाग गया है, इसीलिए एनबीडब्ल्यू जारी करने की बात हो रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये लाडला क्या गुल खिलाता है। वैसे इसका भी तय है कि ये ईडी की गिरफ्त में जल्द से जल्द आएगा और बहुत जल्द तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की बगल वाली बैरक में रहेगा। तो हालत अरविंद केजरीवाल की इस वक्त खराब है, वो किस किस के लिए रोएं, किस किस को बचाएं? इस वक्त तो उनके खुद पर आन पड़ी है। दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम है, लेकिन देखिए तिहाड़ जेल में बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बन पा रहा है। ईडी की टीम कह रही है कि वो तो मास्टरमाइंड है, सरगना है इस पूरे घोटाले के। नई आबकारी पॉलिसी उनके दिमाग की उपज है। के कविता ने बुरी तरह से अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है, क्योंकि के कविता ने ही ईडी के सामने कहा था कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए सिसोदिया और केजरीवाल को दिए हैं। तीनों ने मिलकर साजिश रची थी कि नई आबकारी पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए जाए जिससे कि साउथ लॉबी को पूरा पूरा फायदा हो। और फिर 100 करोड़ रुपए इसकी एवज में साउथ लॉबी ने अरविंद केजरीवाल को दिए। वो पैसा जो है उसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ, गुजरात में, पंजाब में और हिमाचल में। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त चौतरफा फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर तुरंत सुनवाई नहीं हो रही है, सोमवार और मंगलवार को भी होगी या नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरे उनका एक और लाडला ईडी के शिकंजे में आने को तैयार बैठा हुआ है। क्या ईडी की टीम 18 अप्रैल और 20 अप्रैल का इंतजार करेगी या उससे पहले अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करेगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।